यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आप सिंपली समझ लो कि जो बात यहाँ वैलिड है वो हर जगह वैलिड होगी। जैसे कि हमारा सन ईस्ट की दिशा से, ईस्ट की तरह है जनरल गाइडलाइंस। किसी भी चीज को करने की एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। किसी भी गेम को खेलने की कुछ रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस को करने की एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से अब एक वर्ड दिमाग में हमेशा क्लिक होता है, दैट इज साइंटिस्ट। क्या? साइंटिस्ट। कि आप अपने बिजनेस फर्म के या कंपनी के अंदर बैठ के योगा कर रहे हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल रहे हैं। नहीं, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि कोई भी चीज रिजिड नहीं होनी चाहिए। अब रिजिड का मतलब क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू योद्धा एकेडमी। मैं हूं कनिष्क राज और आज आप पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो यहां मैंने नेचर को हाईलाइट किया है। नेचर को मैंने कैपिटल से लिखा है बिकॉज नेचर और प्रिंसिपल दोनों अलग चीजें। जैसे एक पर्सन और उसका नेचर डिफरेंट होता है। पर्सन मेल है या फीमेल, पेरेंट है या चाइल्ड, फ्रेंड है या अनोनिमस, उसका नेचर डिफरेंट होता है, राइट? कि वो बहुत ही खुश मिजाज किस्म के हैं या फिर वो बहुत ही अपसेट रहने वाले नेचर के हैं। सो नेचर इज टोटली डिफरेंट। सो उसको मिक्स मत करना प्रिंसिपल के साथ। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नेचर जो किसी भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का होता है वो होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आप सिंपली समझ लो कि जो बात यहां वैलिड है वो हर जगह वैलिड होगी। जैसे कि हमारा सन ईस्ट की दिशा से, ईस्ट के डायरेक्शन से निकलता है तो अमेरिका में वो बात चेंज नहीं हो जाएगी। वहां भी यही पढ़ते हैं कि ईस्ट की दिशा से निकलता है। सो किसी भी प्रिंसिपल का अपने आप में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना बहुत जरूरी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वो वैलिड होना चाहिए, बिजनेस में वैलिड होना चाहिए, एज वेल एज नॉन बिजनेस में भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। फर्म चाहे स्मॉल हो या फिर लार्ज एंटरप्राइजेस हो, एप्लीकेबिलिटी उसकी वेरी नहीं करनी चाहिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नेचर पे आ जाते हैं। तो दूसरा हमारा है जनरल गाइडलाइंस। किसी भी चीज को करने की एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। किसी भी गेम को खेलने की कुछ रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस को करने की कुछ गाइडलाइंस हमारी होती है। देयर आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। यानी कि कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो हमें मैनेज करने में हेल्प करती है, हमें एक विजन देती हैं कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहिए आगे तक। लेकिन गाइडलाइंस का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर रही है। आपको क्या पता कि किस टाइम पे बिजनेस में कैसी सिचुएशन बन रही है। तो सोल्यूशन वो एग्जैक्टली नहीं देती हैं, लेकिन आपको विजन देती हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। क्योंकि हमारे जो बिजनेस का सिचुएशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और डायनेमिक। कॉम्प्लेक्स का सिंपली वर्ड अगर हम समझे तो जटिल, यानी कि जो इजी नहीं होता। आपको नहीं पता कि कल बाढ़ आ जाएगी तो आपका बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा, राइट? तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या चीजें मैनेज करके पहले से चलनी है, उसकी एक जनरल विजन, एक गाइडलाइंस होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और जो आप भी जानते हैं, अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और एनी पर्सन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से अब एक वर्ड दिमाग में हमेशा क्लिक होता है, दैट इज साइंटिस्ट। क्या? साइंटिस्ट। तो जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, क्या वो
बिना किसी प्रैक्टिस के कोई लॉ लाके दे देते हैं बच्चों को अपनी थ्योरी में कि ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। नहीं, वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस लगाते हैं, जितनी पॉसिबल सिचुएशन होती है सबको इवैल्यूएट करते हैं, और वही प्रैक्टिस, वही उनकी रिसर्च के प्रैक्टिस उनके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस दिलाता है। इसीलिए प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इसका एक नेचर है। जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाओगे आप उसमें परफेक्शन लाते जाओगे। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर्स। तो जो अब हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंट है? नॉलेज, कि उसको बेसिक नॉलेज है बिजनेस की, जिस फील्ड में वो नॉलेज कर रहा है क्या उसके पास उसकी इतनी रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज है? क्या उससे रिलेटेड उसके पास में एक्सपीरियंस है? क्या उसके बारे में उसने कभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी क्लॉथ शॉप खोलनी है, सो क्या मैं क्लॉथ्स के नेचर के बारे में जानती हूं? उसकी नॉलेज है कि कॉटन का क्लॉथ कौन सा होता है या सिल्क का क्लॉथ कौन सा होता है, राइट? उसकी एक्सपीरियंस है। मैंने खुद गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े यूज करते हैं और सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं, तो क्या उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है? एक्सपेरिमेंट्स, सो एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। हम क्या वेयर कर रहे हैं उसके ऊपर हमें ओवरकोट लेना है या नहीं, स्टाइलिंग कैसे करनी है अपनी क्लॉथ्स की। तो जब तक हमारे पास में प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा तब तक बिजनेस को हम इफेक्टिव नहीं बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर कम्स फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस फर्म के या कंपनी के अंदर बैठ के योगा कर रहे हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल रहे हैं। नहीं, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि कोई भी चीज रिजिड नहीं होनी चाहिए। अब रिजिड का मतलब क्या है? आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि जो भी पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा मतलब एक्सीडेंट से या किसी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर के पास पहुंच रहा है और डॉक्टर बोल रहा है नहीं नहीं पहले फॉर्म भरो, तो वो एक रिजिड एक उनका सीरियल है जिसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वो चल रहे हैं, बट दैट इज नॉट एथिकली करेक्ट। जिस टाइम बिजनेस की जो डिमांड है, जो कंज्यूमर की या बिजनेस की जो डिमांड है, उसकी तरह से हमें अपने एक्शंस बदलने पड़ते हैं। अगर किसी का ऑन रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आपको उसको फर्स्ट एड देना है, उसमें आप उसको फॉर्म नहीं पकड़ाएंगे कि पहले फॉर्म भरिए तब आपको फर्स्ट एड दिया जाएगा। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, which means these principles are not rigid and can be adapted and modified by the practicing managers depending upon the situation। यानी कि एक चीज की एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम पूरे बिजनेस का रिस्क नहीं ले सकते, हमें उसको अपने सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। क्लोथिंग्स के जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो क्लोथिंग्स की बात कर लेते हैं। समर्स में कॉटन क्लोथ्स की सेल ज्यादा होती है लेकिन विंटर्स में वुलन क्लोथ्स की सेल ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जिसके हिसाब से हमें अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। हम कॉटन के सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते उतना, विंटर्स में हमें वेरिएशन लानी पड़ेगी, इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को एक न्यू वेरिएशन दे पाए। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियरल, बिकॉज योर बिहेवियर टेल्स योर एटीट्यूड एंड योर पर्सनैलिटी। किस हिसाब से आप बिहेव करते हैं वो आपका पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड तय करता है, ठीक है। सो यहां पे सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग complex human behavior, they are behavior in nature, behavioral in nature। so इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरा अपने बिजनेस के प्रति ही सीरियस एटीट्यूड नहीं है, सीरियस बिहेवियर नहीं है, तो क्या मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट बना के देगा? क्या जो गोल्स में दिमाग में हाइपोथेटिकल गोल्स कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ महीने में अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्निंग चाहिए, सो क्या वो इंप्लीमेंट हो पाएंगे? अगर मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है, मैं किसी भी तरह से अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला रही, एक लीनियंट बिहेवियर के साथ में चल रही हूं, सो क्या वो बिजनेस अच्छा रिस्पॉन्स करेगा?
नहीं, बिजनेस को भी हम एक इंडिविजुअल एंटिटी समझते हैं, तो उसके साथ में बिहेवियर भी उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स करे। इफ यू वांट योर बिजनेस टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट, देन यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क टू दैट बिजनेस। सो बिहेवियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही फिलोसफिकल टर्म है। कॉज एंड इफेक्ट, जो हम करेंगे उसी का रिटर्न हमें मिलेगा, कर्मा। तो कॉज एंड इफेक्ट, दे आर इंटेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट दैट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, उसका जो हमारे बिजनेस से रिलेशन होना चाहिए वो एक कॉज एंड इफेक्ट का होना चाहिए। यानी कि जब हम अपने बिजनेस में उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें आना चाहिए। ठीक है, वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए, वो इतना प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसके जो भी कॉजेस हम दे रहे हैं उसके इफेक्ट हमारे पास में एक पॉजिटिव नोट पे आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now next is contingent. Okay, so सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूं आपको, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसका बिल्कुल साधारण मतलब समझो आप कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, प्रेजेंट एट द पॉइंट जो काम हो रहा है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो काम हो रहा है, ठीक है, देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट a particular point of time. The application has to be changed as per situation. ध्यान से सुनना, the application has to be changed as per the situation. यानी कि situation के according, अभी इस वक्त जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि हम एक ही तरह का बिहेवियर उसमें आगे गो थ्रू कर सकते हैं उसके। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट होना और नेचर वाइज किसी भी प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सिचुएशन सारी एक सी नहीं होती। जैसे आप 5 साल में थे वैसे आप 15 साल में नहीं हो, ना ही वैसे 25 साल में रहोगे। तो सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए हाउ टू डील विद योर बिजनेस एंड व्हाट इफेक्ट्स, व्हाट एफर्ट्स यू शुड गिव इन योर बिजनेस। सो ये बहुत ही इजी आपके नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहे। अब आप गो थ्रू करिए इनके कंसेप्ट को लेकर के एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।